हे दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं काम करने की, यानी कि क्रिया की, यानी कि वर्ब की। इंग्लिश में वर्ब का एक अपना ही इंपॉर्टेंस है। इसके बिना आप इंग्लिश की कल्पना भी नहीं कर सकते। और क्योंकि आप हमारे सेकंड पोर्शन में आ गए हैं पढ़ते पढ़ते, तो आपको वर्ब के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। वो अब समझ जाइए, इंग्लिश समझ में आ जाएगी। भगवान कृष्ण ने आज से 5,000 साल पहले जो चीज हमें समझाई थी, वो शायद कहीं ना कहीं आज भी हमें समझ नहीं आया। तो उन्होंने क्या कहा था? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कीजिए, क्रिया कीजिए, और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर आपको आपके कर्म का फल देगा। अब इंग्लिश में क्रिया को कहते क्या है? क्रिया कीजिए, क्रिया को वर्ब कहते हैं। याद रख लीजिए, लिख लीजिए, और दो पेन लीजिएगा। अगर दो पेन नहीं है, ब्लू और रेड, या ब्लू ब्लैक और रेड पेन नहीं है आपके पास, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और मार्केट से जाकर ले आइए और फिर लिखना शुरू कीजिए। क्योंकि आज अगर आपने इस तरीके से लिखा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तो आप गारंटेड इंग्लिश को 30% आज ही सीख जाएंगे, आज ही इसी क्लास में। तो शुरुआत करते हैं वर्ब की। तो वर्ब होती क्या है? वर्ब क्रिया होती है। जो भी काम बचपन जन्म लेने से लेकर हम मरने तक करते हैं, उन सबको क्रियाएं कहा जाता है, वर्ब्स कहा जाता है। ओके। और मजेदार बात यह है कि आपको 5 पांडवों के जैसे 5 ही फॉर्म याद रखने हैं वर्ब के। भगवान कृष्ण से शुरुआत की और उनके प्रिय 5 पांडव तक मैं लेके जा रहा हूं, और आगे भी 5 पांडव को लेकर चलेंगे। और वर्ब को आप द्रौपदी मान सकते हैं। लिख लीजिए, जो फर्स्ट वर्ब है वो द्रौपदी के जैसे है, और उसके 5 सहायक हैं, उसके 5 रूप हैं। वो 5 रूप अलग अलग तरीके से हम लिखेंगे। पहले उसका जो फॉर्म है V1 कहलाता है, यानी कि जो पहला नाम है उसका वो V1 यानी कि फर्स्ट वर्ब कहलाता है। लिखिए प्लीज। दूसरा जो उसका फॉर्म है वो V2 कहलाता है, यानी कि सेकंड फॉर्म। तीसरा जो उसका फॉर्म है वो V3 कहलाता है, यानी कि थर्ड फॉर्म। चौथा जो उसका फॉर्म है वो V4 कहलाता है, यानी फर्स्ट वर्ब प्लस ing। और उसका 5वां जो फॉर्म है वो टू इंफिनिटिव कहलाता है, यानी कि 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब ये 5 फॉर्म है। अब इन 5 फॉर्म में से अगर आप पहले 4 फॉर्म को अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको इंग्लिश बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं आपने 5 फॉर्म लिख लिए होंगे एक एक करके। रेड पेन से लिखे हैं या ब्लू पेन से। अब उनके बिल्कुल सामने पेन चेंज कर लीजिए और लिखिए, फर्स्ट वर्ब इज इक्वल टू प्रेजेंट। लिखिए प्लीज, फर्स्ट वर्ब इज इक्वल टू प्रेजेंट। अब और लिखिए, सेकेंड वर्ब इज इक्वल टू पास्ट। थैंक यू, अच्छे से लिख रहे हैं आप। थर्ड वर्ब इज इक्वल टू परफेक्ट। फोर्थ वर्ब इज इक्वल टू कंटिन्यूस लिख सकते हैं आप, या फिर पार्टिसिपल लिख सकते हैं। दोनों में स्लैश लगा लीजिए। जब कंटिन्यूस की क्लास पे जाएंगे तब तो दोनों में फर्क समझेंगे। दोनों बड़े मजेदार हैं। और फिफ्थ, 2 प्लस इंफिनिटिव, यानी फिफ्थ फॉर्म पे लिख लीजिए, नॉन फिनाइट। आज हम सिर्फ और सिर्फ सीखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। नीचे लिखिए, पेन चेंज करके 2 लाइनें छोड़ दीजिए। अब लिखिए, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट वर्ब इज इक्वल टू बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड बेस फॉर्म इज इक्वल टू P एक्शन। P एक्शन इस तरीके से लिखिए। ये टाइटल बना लीजिए अपना फर्स्ट वर्ब का, और P एक्शन के साथ लिखिए इसको। अब P एक्शन क्या है? P एक्शन है प्रेजेंट एक्शन। जैसे आपने फर्स्ट वर्ब के सामने
कलर चेंज करके आपने प्रेजेंट लिखा था। तो उसी तरीके से अब यहां पर जितने भी प्रेजेंट में आप एक्शन करते हैं उनको आप फर्स्ट वर्ब से बोल सकते हैं। अब इस्तेमाल अगर प्रेजेंट की बात शुरू कर ही ली है तो हम देख लेते हैं कि V1 का पूरी इंग्लिश में कहां कहां इस्तेमाल होता है। आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। सो वेयर टू यूज लिखिए, पहले ये लिख लीजिए और फिर वेयर टू यूज लिख लीजिए। सो प्रेजेंट सिंपल टेंस में नंबर 1, पास्ट सिंपल टेंस के 3 मूड्स में एक्सेप्ट सिंपल मूड विद HV डिड। पास्ट इंडेफिनिट के 4 मूड हैं, जैसे मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं कि एक सेंटेंस के 4 मूड होते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के पहले सिंपल मूड में फर्स्ट वर्ब नहीं लगती, बाकी सब में फर्स्ट वर्ब लगती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ लगती है। ओके, वो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा। जब पास्ट सीखेंगे तो ये लाइन आपके बहुत काम आएगी, बस याद कर लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। और दिमाग में बिठाना कैसे है अभी बात करते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस विल और शैल के साथ फर्स्ट वर्ब आ जाती है। अब जब विल और शैल की बात चल ही रही है तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं और 26 ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं। 2 रिपीट होते हैं, विल और शैल, ये रिपीट होते हैं, ये टेंस में भी होते हैं और ये मॉडल में भी होते हैं। अब कुछ लोग, कुछ टीचर मानते हैं कि फ्यूचर टेंस ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में विल और शैल का इस्तेमाल होता है और विल और शैल के बिना फ्यूचर टेंस बनाया ही नहीं जा सकता। लेकिन वो टेंस उनको मानते हैं जिनको बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के भी बनाया जा सके। तो अब देखिए वो उनकी प्रॉब्लम है, हम इनको दोनों तरफ कंसीडर करेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे अपने आप को। हम टेंस में भी विल और शैल को मानेंगे कि वो है और मॉडल्स में भी विल और शैल को मानेंगे कि वो है, बात खत्म। इससे ज्यादा आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो 13 हेल्पिंग वर्ब हैं टेंस के और 13 हेल्पिंग वर्ब हैं मॉडल के। 13 और 13 को मिला दिया जाए तो 26 हो जाते हैं। लिख लीजिए, 13 हेल्पिंग वर्ब टेंसेस के होते हैं और 13 ही हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स के होते हैं। दोनों को मिलाकर 26 हो जाते हैं। इन 26 हेल्पिंग वर्ब में से किन किन हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट वर्ब आना पसंद करती है? बड़ा मजेदार है, समझ लीजिए। फर्स्ट वर्ब ने 5 पांडवों के साथ शादी करवा रखी है तो वो 5 हेल्पिंग वर्ब के साथ आना ही पसंद करती है। पूरी इंग्लिश में याद रखिएगा, जो यहां सिखा रहा हूं कहीं नहीं मिलेगा सीखने को। पूरी इंग्लिश में कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, दूसरे टीचरों के जैसे नहीं है ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। पूरी इंग्लिश में 5 हेल्पिंग वर्ब के अलावा फर्स्ट वर्ब कभी भी किसी दूसरे हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आएगी। या तो सेंटेंस में अकेली आएगी या इन 5 हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगी। यानी कि अपने पतियों के साथ या तो वो अकेला जीवन व्यतीत करना पसंद करेगी या फिर अपने 5 पांडवों के साथ कितनी भी दुख में हो, कितनी भी सुख में हो, महल में हो या फिर वनों में हो, रहेगी 5 पतियों के साथ ही। हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसी तरीके से काम करती है। थोड़ा समझ लेते हैं। आइए वो 5 पांडव कौन है उन 26 में से निकाल लेते हैं। डू, डज, डिड, तीनों डी से शुरू हो रहे हैं। डू लिख लीजिए, डज, डिड, डी, विल एंड शैल, 1 2 3 4 5। ये 5 हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको हम पांडव कह सकते हैं कि इंग्लिश की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा इन्हीं के साथ आएगी या अकेली आएगी और किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आप टेंस में इसको नहीं देखेंगे। याद रखिएगा, टेंस से बाहर जाकर के अगर हम बात करें
तो मॉडल में 13 हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ फर्स्ट वर्ब आती है, लेकिन वो मॉडल है, टेंस नहीं है। 5 हेल्पिंग वर्ब टेंस के और 13 हेल्पिंग वर्ब मॉडल के, टोटल हो गए 18 हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ बस फर्स्ट वर्ब आती है। सोच कर देखिए, टेंशन फ्री हो गए। मॉडल में भी मैंने पढ़ा दिया है आपको और पढ़ा चुका हूं आपको। जिन्होंने मॉडल ध्यान से किए होंगे, अटेंटिवली किए होंगे, उनको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। 13 प्लस 5 टोटल हुए 18। तो 26 में से 18 हेल्पिंग वर्ब के साथ तो भाई साहब फर्स्ट वर्ब आ जाती है। क्या टेंशन रह गई, किस बात की चिंता करते हैं? 18 के साथ हमेशा 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 फर्स्ट वर्ब ही आएगी। कभी भी आप उसके साथ सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ वर्ब नहीं देखेंगे। लिख लीजिए, इसी वजह से स्लो स्लो चल रहा हूं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। अब वो मन में आ रहा है कि सर वो कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है, तो लिख लीजिए, लिखवा देता हूं। टेंस के पहले लिखिए, पहले टेंस के लिखिए डू, डज, डिड, is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall। ये 13 हेल्पिंग वर्ब टेंस के हैं। अब एक लाइन छोड़ दीजिए, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए और मॉडल वर्ब लिख लीजिए, दोनों ही ठीक है एक बार समझने के लिए। कुछ लोग इसको मॉडल्स वर्ब कहते हैं, कुछ लोग इसको मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, कुछ लोग इनको मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। चिंता मत कीजिए, आप मॉडल वर्ब्स लिख लीजिए। लिखिए कैन, कुड, विल, वुड, shall, should, may, must, might, need, dare, used to, ought to। ये 13 मॉडल्स वर्ब है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक किसी कोने पे लिख लीजिए कि लेट के साथ भी फर्स्ट वर्ब आती है। बस इतना ही काफी है, जब लेट पढ़ाऊंगा तो आपको समझा दूंगा। अब 26 में से अब आप सर्कल करेंगे कि कौन से हेल्पिंग वर्ब मैंने यहां पर आपको बताए। वो 5 पांडव इन 26 में से निकाल लीजिए, वो टेंस के लिए हैं, और 13 जो मॉडल लिखवाए हैं वो मॉडल्स के लिए। सो 13 और 5 मिलाकर हो गए 18, और 18 के साथ फर्स्ट वर्ब ही आएगी, कभी भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ वर्ब नहीं आएगी। करेक्शन करना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। उसके बाद और देख लेते हैं कि मॉडल की बात मैंने पॉइंट नंबर 2 में कर दिया आपके साथ, और मॉडल के अलावा पॉइंट नंबर 3 में आपके पास इंपेरेटिव में पढ़ा चुका हूं तो इंपेरेटिव में फर्स्ट वर्ब आती है, ऑप्टेटिव में आपको पढ़ा चुका हूं तो ऑप्टेटिव में फर्स्ट वर्ब आती है। एक्सक्लामेटरी को देखिए, बड़े अजीब तरीके से लिखा है मैंने। एक्सक्ला को ब्लैक में लिखा है और मैट्री को रेड कलर में लिखा है। अब यहां पर क्या है कि एक्सक्लामेटरी एक ऐसा पार्ट है इंग्लिश का जहां पर फर्स्ट वर्ब भी आ सकती है और सेकंड वर्ब भी आ सकती है। वो बाद में देख लीजिएगा, वीडियो में जाकर मैंने अच्छे से समझाया है एक्सक्लामेटरी की क्लास में। और वीडियो में भी ना समझ आए तो पीडीएफ में समझ लीजिएगा, वहां पर भी समझाया है। और वहां पर भी समझना आए तो प्लीज संडे की क्लास में आ जाइएगा, लाइव एक दूसरे के सामने बैठकर समझा दूंगा। तो ये वो जगहें हैं, वेयर टू का आंसर मैंने आपको दे दिया है। कहां कहां? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस में, मॉडल में, इंपेरेटिव में, ऑब्जेक्टिव में और एक्सक्लेमेटरी में हम फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब
क्यों करते हैं? भाई करते तो हैं, कहां करते हैं ये तो पता लग गया, लेकिन क्यों करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आइए, वाई टू यूज, क्यों यूज करते हैं? दोस्तों, जब आप अपनी या किसी और की आप डेली रूटीन के बारे में कोई बात करना चाहें, उनकी आदतों के बारे में बात करना चाहें, उनके डेली रूटीन के कामों के बारे में, वो सुबह से लेकर शाम क्या करते हैं, दोनों में फर्क क्या है, ये अपने मन से किया जाता है और ये मन ना भी हो तो भी करना पड़ता है। सरकारी नौकरी करने वाले को देख लीजिए, उनकी डेली रूटीन होती है सुबह 9 बजे अपने ऑफिस में पहुंचना और ना चाहते हो या चाहते हो उनकी मर्जी के खिलाफ या उनकी मर्जी से लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का हल करना। जर्नल ट्रुथ, सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिपता है, पृथ्वी सौरमंडल का चक्कर लगाती है, ये जर्नल ट्रुथ हो गए। नियर फ्यूचर और न्यूज़पेपर को रेड कलर में लिखा है। नियर फ्यूचर को भी हम बताते हैं फर्स्ट वर्ब से। सोच कर देखिए कितना मजेदार है। और न्यूज़पेपर में पास्ट की बातों को बताने के लिए प्रेजेंट का फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है ना मजेदार। इसी वजह से रेड कलर में लिखा है। जब न्यूज़पेपर पढ़ाने की क्लास आएगी तब मैं आपको इसका पूरा डिटेल में मतलब बताऊंगा, लेकिन अभी कलर चेंज करके आप इस पॉइंट को लिख लीजिए। नेक्स्ट कहां यूज करते हैं? इन 3 moods एक्सेप्ट सिंपल मूड विद HV हेल्पिंग वर्ब डिड। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल मूड को छोड़कर बाकी तीनों मूड्स में हम इंपेरेटिव का V1 का इस्तेमाल करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है। जब प्रैक्टिस करेंगे इसके सेकंड पार्ट में तब देखिएगा मजा तब आएगा। ये भी मैंने बता दिया है और ये भी मैंने बता दिया है। सो दोस्तों, ब्रीफ में समझ लेते हैं। आज हमने सीखा कि V1 का इस्तेमाल कहां कहां होता है और V1 का इस्तेमाल क्यों होता है। ओके, हाउ अभी बता रहा हूं सेकेंड पार्ट में। हाउ कैसे होता है सब एक एक करके चलेंगे, लेकिन वेयर का इस्तेमाल और वाई का इस्तेमाल फिर से एक बार छोटा सा दोबारा बताना चाहूंगा। देखिए समझिए, वेयर यानी कि टेंस में इस्तेमाल होता है। ये तीनों टेंस हैं, टेंस में इस्तेमाल होता है V1 का। और कहां होता है? इनडेफिनिट में। बस इनडेफिनिट में ही होता है। डिवीजन इनकी तीनों की इनडेफिनिट ही होनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको सिंपल 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 भी कहते हैं, इंडेफिनिट को सिंपल भी कहते हैं। तो तीनों इंडेफिनिट की डिवीजन में फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल होता है एक्सेप्ट सिंपल मूड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल मूड में सेकंड वर्ब लगती है, बाकी 3 मूड में फर्स्ट वर्ब ही लगती है। मॉडल में भी फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल होता है, इंपेरेटिव में भी फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी में भी फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा फर्क है रेड कलर में, ब्लैक कलर में या रेड ब्लू कलर में, जैसा ठीक लगे वैसा लिख लीजिए। अब जैसे कि हमें समझ आ गया, टेंस में भी वर्ब फर्स्ट, मॉडल में भी वर्ब फर्स्ट, इंपेरेटिव में भी वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्टिव में भी वर्ब फर्स्ट, एक्सक्लेमेटरी में आधी फर्स्ट वर्ब भी इस्तेमाल हो जाती है, सेकंड वर्ब भी इस्तेमाल हो जाती है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। अब चलते हैं हाउ पर, सेकंड पार्ट में। यहां पर अगर पेज बचा हुआ है चिंता मत कीजिए, पेज को टर्न कर लीजिए। अब धीरे धीरे आप यहां से जो काम करते हैं, ये आपका दिमाग है। देखिए मेरी पेंटिंग अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये जो आपका दिमाग है इसकी एक फोटो बना लीजिए, उसके सामने जगह छोड़ दीजिए। अगर फोटो नहीं बना सकते तो ब्रेन लिख लीजिए, फिर आंख की फोटो बना लीजिए, उसके नीचे या दूसरे पेज पर आंख की फोटो बना लीजिए, तीसरे पेज पर नाक की फोटो बना लीजिए, चौथे पेज पर होठों की,
5वें पर कान की, 6ठे पर आप हाथ की, और 7वें पेज पर आप फोटो बना लीजिए पैरों की। ये वो जगहें हैं जहां पर एक आम व्यक्ति फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल करता है। देखिए, देख लीजिए, एक पेज पे 1 2 3 4 5 6 7 पेजेस पे अलग अलग ये फोटो बना लीजिए। ऊपर टाइटल बार में बनाइएगा और नीचे कुछ लिखने की अभी जरूरत नहीं है। 7 पेज लिख लीजिए, बना लीजिए, पेंटिंग कर लीजिए। वीडियो को यहां रोक दीजिए, पहले 7 पेज का काम कंप्लीट कर लीजिए। रेड से करें, ब्लू से करें या ब्लैक से करें, आपकी मर्जी है। उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। अब आ जाते हैं क्या करना है, हाउ टू यूज। अब यहां पर आपको सिर्फ अपने बारे में शुरुआत करनी है, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। सिर्फ अपने बारे में देखना है। मान लीजिए आप सोचने का काम करते हैं, आप सोचते हैं। अगर आपको ये बोलना है आप सोचते हैं, यानी कि आपकी हैबिट भी हो सकती है और रूटीन भी हो सकता है। सोचने का काम हो सकता है, सरकार ने आपको यह काम दे रखा है कि आप सोचकर सरकार की मदद कीजिए, आइडियाज दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट वर्ब लिखेंगे, बात खत्म। अब सोचने की इंग्लिश क्या होती है, थिंक। तो लिख डालिए थिंक। उसके बाद आप दिमाग से और क्या करते हैं, आप कल्पना भी दिमाग से करते हैं। तो लिख डालिए इमेजिन। आप दिमाग से और क्या करते हैं, क्रिएटिव आइडियाज करते हैं, बनाते हैं। सो आई क्रिएट आइडियाज, आई इमेजिन, आई थिंक। लिखिए लिखिए, हो गया। थैंक यू वेरी मच। 3 सेंटेंस लिखे आपने। अब आप ये करते हैं, आपने अपनी आदत बता दी या आपकी रूटीन हो गया, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप ये कहना चाहें कि आप सोचने का काम नहीं करते हैं, आप नहीं सोचते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे। सो आप बस जैसे आपने थिंक लिखा था, ध्यान दीजिएगा, आप लिख देंगे आई डू नॉट थिंक। अब देखिए, 13 हेल्पिंग वर्ब जो मैंने आपको लिखवाए थे, उन 13 में से मैंने डू का ही इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि डू फर्स्ट वर्ब का पति है और ये इसी के साथ आना पसंद करेगी। तो इसके साथ हमने प्रेजेंट टेंस के लिए क्या लिख दिया, डू लिख दिया। अब पहचानना भी है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, प्रेजेंट टेंस क्यों है ये, क्योंकि फर्स्ट वर्ब है और फर्स्ट वर्ब प्रेजेंट के बराबर होती है। आपने पूछना है कि भाई तू प्रेजेंट क्यों है, तो जवाब आएगा कि नोट्स पढ़िए, फर्स्ट वर्ब इज इक्वल टू प्रेजेंट टेंस। तो ये आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, आई थिंक। और मैं नहीं सोचता हूं, आई डू नॉट थिंक। कितना बढ़िया है। और फिर अपने से ही सवाल पूछना हो, क्या मैं सोचता हूं, कुछ नहीं करना, डू को आगे ले आइए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। डू आई थिंक और पीछे लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। क्या मैं नहीं सोचता हूं, ऐसा बोलना हो तो डू आई नॉट थिंक, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। बस आपने ये करना है हर सेंटेंस में। अब यहां पर अगर इमेजिन की बात करें तो यहां इमेजिन लगा दीजिए, मैं कल्पना करता हूं, आई इमेजिन, आई डू नॉट इमेजिन, डू आई इमेजिन, डू आई नॉट इमेजिन। और इसको और शॉर्ट फॉर्म में बोलना हो, एब्रीविएशन में बोलना हो, तो आप कट कनेक्ट टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। कट एंड कनेक्ट, कट एंड कनेक्ट मतलब दो शब्दों में से एक शब्द, दो शब्द उठाने हैं, उनको कट करके कनेक्ट कर देना है। जैसे यहां पर डू और नॉट है, तो डू और नॉट को कनेक्ट करेंगे कट करके, तो ये बन जाएगा डू नॉट का डोंट, और पोजीशन हो जाएगी ये। शायद आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन नहीं नजर आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप डोंट आई थिंक ऐसे लिख लीजिए, डोंट आई थिंक। तो एक ही सेंटेंस से हमने 5 सेंटेंस बना दिए।
अब यहां पर जरूरत क्यों पड़ी? अगर आपका बेस बहुत कमजोर है तो आपको पहले अपने आप को आजमाइश करनी चाहिए। अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि ये क्लास जो मेरे लिए बनाई गई है, क्या इसकी मुझे जरूरत भी है? क्या मेरा वो लेवल है कि मैं इस क्लास पे अपना टाइम लगाऊं और अपने आप को इंप्रूव करूं? या फिर मुझे इस क्लास की जरूरत नहीं है, ये तो मुझे पहले से ही आता है? इसका बड़ा सिंपल तरीका है। आप झटके से अपने आप को आजमाइश में डालिए। कैसे? मैं सोचता हूं, मैं नहीं सोचता हूं, क्या मैं सोचता हूं, क्या मैं नहीं सोचता हूं, क्या मैं नहीं सोचता हूं? इन पांचों सेंटेंस को जल्दी से बनाइए। अगर ये पांचों सेंटेंस झटके से आपके साथ नहीं बन रहे, आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इस क्लास की आप ही को जरूरत है। जैसे आई थिंक, आई डू नॉट थिंक, डू आई थिंक, डू आई नॉट थिंक, डोंट आई थिंक। अगर इस तरीके से आप नहीं बोल पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपके ब्रेन को इस क्लास की और इस क्लास को सीखने के बाद जबरदस्त प्रैक्टिस की जरूरत है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। फिर से लेते हैं। आई इमेजिन, आई डू नॉट इमेजिन, डू आई इमेजिन, डू आई नॉट इमेजिन, डोंट आई इमेजिन। I create ideas, I do not create ideas, do I create ideas, do I not create ideas, don't I create ideas? अगर आप इस तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप ही को इस क्लास की जरूरत है, क्योंकि अंग्रेज ऐसे नहीं बोलते। आई डू नॉट थिंक आइडियाज, ऐसे नहीं बोलते। वो बहुत कट एंड रिड्यूस, कट एंड कनेक्ट टेक्निक को, रिड्यूस एंड कनेक्ट टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। मतलब शब्दों को काट कर बोलते हैं, मिला देते हैं, पता ही नहीं लगता क्या बोल रहे हैं। और वो स्पीड आपको पकड़नी होगी। पहले दिन से ही छोटे छोटे सेंटेंस से आपको उस स्पीड तक पहुंचना होगा। लेकिन पहले दिन से ही आप बड़ा सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। सो आपने, मैंने जो पेज खाली रखवाया था उस पे ये 5-5 सेंटेंस लिखिए, ये पांचों सेंटेंस लिखिए और अभ्यास कीजिए। ख्यालों में ये सेंटेंस आपके आने चाहिए और आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप प्रेजेंट की, अभी की बात कर रहे हैं, अभी की, अभी जो चल रहा है। कल की बात नहीं कर रहे हैं जो बीत चुका है, आने वाले की बात नहीं कर रहे हैं जो आएगा, नहीं, अभी जो आप सांस ले रहे हैं उसी में प्रेजेंट टेंस V1 के साथ बोला जाता है। तो आप कैसे करेंगे? 5 सेंटेंस इमेजिन के बनाइए, 5 सेंटेंस क्रिएट आइडिया के बनाइए। ओके, हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद आप आंख से क्या क्या करते हैं वो भी लिखिए आंख वाले पे, और 5-5 सेंटेंस बनाइए। I see, I do not see, do I see, do I not see, don't I see? Okay? I watch, I do not watch, do I watch, do I not watch, don't I watch? I stare, I do not stare, do I stare, do I not stare? इस तरीके से आंख से जितने भी जुड़े हुए वर्ब्स हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे इस वीडियो के नीचे। चिंता मत कीजिए, आपके काम को हम कम करेंगे, घबराइए मत। आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, बशर्ते प्रैक्टिस वाला पोर्शन तो आपको संभालना ही पड़ेगा, सर्च में नहीं जाना पड़ेगा। सर्च हमने आपके लिए कर दिया है, तो वो लिखिए, उनको 5 में कन्वर्ट कीजिए और फिर प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जब भी जरूरत पड़ती है झटके से बोल दीजिए, सामने वाले को समझ आए या ना आए। फिर उसका हिंदी अनुवाद दे दीजिए उसको, और दूसरों से सवाल भी कर सकते हैं। डू यू थिंक, यहां पर आई को हटाकर यू लगा दीजिए तो दूसरों से सवाल हो जाएगा। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो? यस आई डू। अगर इंग्लिश आती है सामने वाले को तो वो बोल देगा, और अगर कम इंग्लिश आती है, यस आई थिंक। आई डू का मतलब भी वही होगा, आई थिंक। ओके, तो इस तरीके से करना क्या है, आपने प्रैक्टिस करनी है दबा के इन सभी एक्शन और सेंस ऑर्गन से। एक्शन ऑर्गन्स भी हैं इसमें, ये आपके एक्शन ऑर्गन्स हैं, ये आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, ये भी आपका एक्शन ऑर्गन्स है, ये भी आपका, इनको ऐसे एक्शन दोनों ही माना जा सकता है, सेंस ऑर्गन भी माना जा सकता है और एक्शन ऑर्गन भी माना जा सकता है। तो इनकी जितने भी काम आपको करने आते हैं वो सब लिख लीजिए। जैसे आंख से मैंने बता दिया, देखना, ध्यान से देखना, निहारना और घूरना और आंख मारना, सोना, ये सब आप आंख से करते हैं। नाक से सूंघने का काम करते हैं, होठों से, मुंह से यानी कि खाने पीने का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं, गाली निकालने का काम करते हैं, किसी से प्यार से बातें करने का काम करते हैं, गाना गाने का, कविताएं बताने का, कहानी सुनाने का काम करते हैं। तो आप कान, ये मुंह से करते हैं। कान से क्या करते हैं? सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, कान को साफ भी करते हैं। तो हाथ से क्या करते हैं? लिखते हैं, पढ़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, गाते हैं। सॉरी, गाते नहीं, हाथ से जो भी काम करते हैं। पैरों से क्या क्या करते हैं वो सब लिख दीजिए।
पैरों से आप चलते हैं, दौड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और लात मारते हैं, ये सब काम आप पैरों से करते हैं। तो आई के साथ फर्स्ट वर्ब लगाकर उसका इस्तेमाल कीजिए। जब आई के साथ फर्स्ट वर्ब लगा करके उसका इस्तेमाल कर दें तो फिर आई को हटा दीजिएगा और यू को लगाइएगा। ओके, यू को लगाइएगा, तब जाकर के आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। फिर आई को, यू को हटा करके, यू को हटा दीजिएगा फिर आई के जगह पर और इन्हीं पे फिर वुई लगा दीजिएगा। फिर वुई को हटा दीजिएगा, इन्हीं जगहों पर दे को लगा दीजिएगा। फिर दे को हटा दीजिएगा, फिर दो व्यक्तियों का, कोई भी दो व्यक्ति हो उनका नाम लिख दीजिएगा, राम एंड श्याम। थिंक, इन सभी के नीचे आपने क्या लगाना है, इनके साथ लगाना है थिंक। अब इनका मतलब क्या होगा, यहां पर मतलब था मैं सोचता हूं, यहां होगा तुम सोचते हो, हम सोचते हैं, वो सोचते हैं, राम और श्याम सोचते हैं। दबाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, दबाकर। अगर आपने इसको सही से समझ लिया तो बाकी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। यहां पर आई, यू, वी, दे, राम एंड श्याम, ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं, बहुवचन सब्जेक्ट कहलाते हैं। पूरी दुनिया में अंग्रेज भी आई को सिंगुलर मानते हैं, लेकिन दोस्तों आप मेरे पास पढ़ रहे हैं और मेरी शोध ये बताती है 100% सच, सही मैं आपको बता रहा हूं, आई को पूरी इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूस के अलावा आप कहीं भी सिंगुलर नहीं बना सकते। पूरी दुनिया में इसको सिंगुलर माना जाता है मुझे छोड़कर, लेकिन मैंने साबित किया है तथ्यों के साथ, हवा में बात नहीं की है, तथ्यों के साथ आई को प्लूरल साबित किया है। क्यों, ये हम आगे वीडियोस में बताएंगे। आई को आप पास्ट कंटिन्यूस को छोड़कर पूरी इंग्लिश में कहीं भी सिंगुलर नहीं बना सकते। आई एक ही जगह पर सिंगुलर है, पास्ट कंटिन्यूस में, बाकी सब जगहों पर प्लूरल है। ये विवादित मामला है, आपको समझ आ जाएगा ठीक, नहीं तो आप भी आई को सिंगुलर मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ग्रामेटिकली चलना है तो क्योंकि पूरी दुनिया इसको सिंगुलर मानती है तो सिंगुलर ही मानना है, पर क्योंकि साबित करना मुश्किल है, आई के साथ डू लगता है, यू के साथ डू लगता है, वी, इन सब के साथ डू लगेगा, तो इन सब के साथ डू क्यों लग रहा है, क्योंकि ये सब प्लूरल है। अब हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। प्लीज लिख लीजिए, नीचे जाइए, लिखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, लिखिए। तो तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सिंगुलर हैं, ही, शी, इट या किसी का नाम, ये सिंगुलर होते हैं। अब इनके साथ सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आते हैं। अब 13 हेल्पिंग वर्ब में से आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, तो प्लीज पहले 13 हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए। लिखिए, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, was, were, will, shall, has, have, had। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इनमें से 13 जो मैंने अभी आपको लिखवाए हैं, इनमें से सिंगुलर कौन सा है, सिंगुलर कौन से हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं। सो आपको डज सिंगुलर मिलेगा, इज सिंगुलर मिलेगा, वॉज सिंगुलर मिलेगा, हैज सिंगुलर मिलेगा। 13 में से देखिए जिन जिन का अंत भी एस से हो रहा है, सिंगुलर की शुरुआत एस से होती है, और जो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होते हैं उनका अंत एस से होता है। सो एस, एस, एस और एस, मतलब डू और डज में से डज सिंगुलर है, इज, एम, आर में से इज सिंगुलर है, वॉज वर्ब में से
वॉज सिंगुलर है, हैज और हैव में से हैज सिंगुलर है। तो ये चार हेल्पिंग वर्ब इनके साथ नहीं आ सकते। आई के साथ आएगा वॉज अकेला पास्ट कंटिन्यूस में, बाकी यू, वी, दे, राम एंड श्याम के साथ ये हेल्पिंग वर्ब आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। कभी राम एंड श्याम मतलब दो नाम हो, किसी का भी नाम हो, सीता एंड गीता, मोहन एंड सोहन, दो नाम आ रहे हो एक ही सेंटेंस में, दोनों मिलकर काम कर रहे हो, तो आप इन चार हेल्पिंग वर्ब को कभी नहीं देखेंगे। 13 में से इन चार हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर की श्रेणी में रखा गया है। अब और आ जाइए, तो फिर प्लूरल कौन से हैं आप देख लीजिए। प्लूरल कौन से हैं ये भी लिख लीजिए। माय डियर फ्रेंड, जिनका अंत एस से नहीं होता वो प्लूरल है, वो प्लूरल है। तो फिर न्यूट्रल कौन से हैं, क्योंकि सब के सब प्लूरल, तो न्यूट्रल कौन से हैं? सो न्यूट्रल कौन से हैं? तो न्यूट्रल देख लेते हैं। न्यूट्रल डिड है, हैड है, विल और शेल है, ये न्यूट्रल है। ये सिंगुलर के साथ भी आ जाएंगे और प्लूरल के साथ भी आ जाएंगे। ये हमेशा सिंगुलर के साथ आएंगे, ये हमेशा प्लूरल के साथ आएंगे। चिंता मत कीजिए, नहीं समझ आ रहा है तो आपको मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा। आज इतना समझ लीजिए, ये जो प्रोनाउन है यू, वी, दे, राम एंड श्याम और आई, इनके साथ आपने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, यानी कि जिनका अंत एस से ना हो वही हेल्पिंग वर्ब। और डू का अंत एस से नहीं हो रहा तो आप यहां डू लगाएंगे, यू के साथ भी डू लगाएंगे, वी के साथ भी डू लगाएंगे, दे के साथ, राम एंड श्याम के साथ भी डू लगाएंगे। ओके, अब आपका काम शुरू होता है। प्रैक्टिस कीजिए जिन पेजेस पे मैंने आपको बचाकर लिखवाया था 7 पेजेस पर, और धमाकेदार प्रैक्टिस कीजिए। पहले आई के साथ, फिर यू के साथ, फिर दे के साथ, वी के साथ, राम एंड श्याम के साथ प्रैक्टिस कीजिए। और कब तक करना है? जब तक बिना सोचे बोलना पाओ, बिना सोचे। आई थिंक, आई डू नॉट थिंक, डू आई थिंक, डू आई नॉट थिंक, डोंट आई थिंक, इस तरीके से जब तक बोलना पाओ अगली वीडियो पर मत पहुंचेगा, क्योंकि आप अगर रूल ब्रेक करेंगे तो इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। मेरा वादा आपके साथ तभी तक काम करेगा जब तक आप मेरे बनाए गए रूल्स को फॉलो करेंगे। विद दिस वर्ड, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मिलते हैं इसी को और प्रैक्टिस मोड में लेकर के, जहां मैं प्रैक्टिकल आपको ये चीजें बताऊंगा और इस पोर्शन को क्लियर करवाऊंगा। थैंक यू। लाइक कीजिए, 5 स्टार रेटिंग दीजिए और दूसरों को बताइए।